वेलकम टू सिंप्लीफाइड चैनल। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 41 के बाद के सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। सेक्शन 41 से पुराने वाले जो सेक्शंस हैं उनको इससे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया गया है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया था, जिसमें हमने एक नया चैप्टर 4A जोड़ा था और इस चैप्टर 4A के अंदर हमने हैजार्डस फैक्ट्री प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का पूरा मैकेनिज्म तैयार किया था। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सेक्शन 41A से, जिसमें साइट अप्रेजल कमेटी की बात करी गई थी। तो ये जो साइट अप्रेजल कमेटी है, इसका काम था जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, रिसीव हो रही हैं हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को लेके, उन एप्लीकेशंस को एग्जामिन करना, उसके बाद जहाँ पे वो फैक्ट्री सेटअप होने वाली है वहाँ पे जाके प्रॉपर चेकअप करना। और ये जो 90 डेज़ का इसमें टाइम लिमिट दिया गया था, यानी जब भी एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसीव होगी और वो साइट अप्रेजल कमेटी को देगी तो विद इन 90 डेज़ उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। इनका जो मेन काम था वो ये था कि जो हैजार्डस फैक्ट्रीज़ हैं वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, ऐसा ना हो कि वो भीड़ भाड़ या फिर जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे वो इस्टेब्लिश की जाए, और इन्वायरमेंटल और सेफ्टी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी था। सेक्शन 41B जो है वो है कंपलसरी डिस्क्लोजर का। इसमें जो ऑक्यूपायर है, हु इज़ द कंट्रोलर ऑफ द फैक्ट्री, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज करे हैजार्ड्स ऑफ प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस यूज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंटेड एंड डिटेल्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। सो फैक्ट्री को लेके, उस हैजार्डस फैक्ट्री को लेके पूरी कंप्लीट सेफ्टी मेजर्स और वहाँ पे क्या इमरजेंसी प्लान्स है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स अगर होता है तो वो सारी रिपोर्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको कंपलसरी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और ये डिस्क्लोज किन किन को करनी पड़ेगी? टू दी वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड विद इन 30 डेज टू चीफ इंस्पेक्टर। उसके बाद सेक्शन 41C, ऑक्यूपायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हैजार्डस ऑपरेशंस। सो पहला है मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पीरियडिकली हेल्थ चेकअप होना चाहिए और उनके एक्सपोजर लेवल को और उनकी मेडिकल कंडीशंस को टाइमली रिपोर्ट करना ज़रूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशंस यानी मैंडेटरी हैं और पीरियडिक हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिससे वर्कर्स की जो हेल्थ है और उनमें अगर कोई अर्ली साइंस है किसी डिजीज़ के तो वो पता लगाए जा सके। क्वालिफाइड सुपरविजन मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड सुपरवाइजर्स। सो इन लोगों को हैजार्डस प्रोसेसेस का एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और इन्हीं की देख रेख में वो सारी जो मशीन्स हैं वो काम करनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पावर्स एंड इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। सो इंक्वायरी कमेटी अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कमिटीज़ ऐसे पहले हमने पढ़ी थी, सारी की सारी लगभग वो स्टेट गवर्नमेंट के से अपॉइंट होती थी। मैक्सिमम जो कमिटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी अथॉरिटी है ये सेक्शन D के अंदर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो स्पेशलाइज इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट कर सकती है, जो क्या करेगी, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस को देखेगी। किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई एक्सीडेंट हो चुका है या फिर वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक इश्यूज़ की खबरें आ रही हैं, सो ये इंक्वायरी कमेटी अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसमें चेयरमैन प्लस 2 अदर मेंबर्स होंगे। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, सेक्शन 41E ग्रांट करता है अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब यह है कि फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ इमरजेंसी, वहाँ पे जो भी इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स हैं कि जिसके तहत वो फैक्ट्रीज चल रही हैं वो होना ज़रूरी है। इन केस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट DGFASLI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट DGFASLI को डायरेक्ट करेगी कि तुम जाके उन फैक्ट्रीज़ के लिए इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाओ। केमिकल एक्सपोजर लिमिट्स, सेक्शन 41F इस्टेब्लिश करता है स्ट्रिक्ट परमिसिबल लिमिट्स। जो भी वर्कर्स हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनके लिए कितना एक्सपोजर जो है केमिकल्स का सेफ लिमिट के अंदर आता है ये एग्जामिन करेगी सेक्शन 41F के अंदर, और ये शेड्यूल 2 में होता है। जितने भी जो केमिकल
एक्सपोजर लिमिट्स हैं वो शेड्यूल 2 में आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में 3 शेड्यूल्स हैं, जिसमें शेड्यूल 1 में हम लोग पढ़ते हैं हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ को, शेड्यूल 2 में हम पढ़ते हैं एक्सपोजर टू केमिकल लिमिट्स, और शेड्यूल 3 में हम लोग पढ़ते हैं डिजीजेस। सेफ्टी कमिटी स्ट्रक्चर, जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी राइट्स, 41F तक हमने पढ़ लिया। 41G में हम पढ़ते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी एक हर इस्टेब्लिशमेंट में एक सेफ्टी कमिटी होगी और उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, वर्कर्स का प्लस एम्प्लॉयर्स का, और इन ये दोनों मिलकर एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो और सारी चीज़ें सेफ तरीके से हो। इमिनेंट डेंजर रिपोर्टिंग, 41H, ये लास्ट सेक्शन है इस हैजार्डस प्रोसेसेस वाले सेक्शंस के अमेंडमेंट्स का, और इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जाके अगर उसे पता चलता है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी डेंजर है, मशीन्स कोई ख़राब होने वाली है, तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको जाके इंस्पेक्टर को देनी है या फिर पहले अपने एम्प्लॉयर को देनी है, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो इंस्पेक्टर के हाथ में होगा। ठीक है, सो कोई भी अगर इमिनेंट डेंजर की कंडीशन है तो वर्कर्स को जाके वो इन्फॉर्म करना है। उसके बाद सेक्शन 42 टू 50 जो हैं ये वेलफेयर प्रोविजंस हैं। सो इसमें वर्कर्स की डिग्निटी, उसकी हेल्थ, उसकी कंफर्ट को ध्यान में रखा गया है। सो सेक्शन 42 से शुरुआत होती है, जिसमें बोला गया है वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, और मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। रनिंग वाटर, सोप, टॉवल्स वगैरह सारी एक्सेसिबल कंडीशंस में ऑक्यूपायर को प्रोवाइड कराना है। सेक्शन 42 में कपड़े धो लिए, सेक्शन 43 में कपड़े सुखाने हैं। सो सेक्शन 43 बोलता है कि स्टोरिंग और ड्राइंग क्लोथिंग जो है उसकी भी फैसिलिटीज़ वर्कर्स को देनी पड़ेगी, ऐसी प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी जहाँ पे धूल और गंदगी से उसके कपड़े बचे रहें। सेक्शन 44 बोलता है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके। सो वर्क ऐसा ना हो कि वर्कर्स लगातार 9 घंटे तक काम कर रहा है खड़े खड़े, उसको बैठने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। सो सेक्शन 44 बोलता है कि उसके पास प्रॉपर सिटिंग स्पेस होना चाहिए और नेसेसरी रेस्ट स्पेस भी उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि चीफ इंस्पेक्टर बताएगा। सेक्शन 45 बात करता है फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट की। सो पर 150 वर्कर्स के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है, यानी पर 150 वर्कर्स 1 फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें प्रॉपर बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक्स होनी चाहिए, और ट्रेंड पर्सनल डेजिग्नेट होना चाहिए जो उसकी मेंटेनेंस करे, और वर्किंग आवर्स में वो आसानी से एक्सेसिबल होने चाहिए। और फॉर लार्जर फैसिलिटीज़, यानी कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 500 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस रूम होना चाहिए जहाँ पे 500 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं। सेक्शन 45 तक हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद है सेक्शन 46, जहाँ पे कैंटीन फैसिलिटीज़ की बात करी गई है, और 250 वर्कर्स से ज़्यादा अगर किसी फैक्ट्री में है सो उनको कैंटीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी रीजनेबल चार्जेस में। ठीक है, ये 46 बात करता है कैंटीन की। 47 है शेल्टर्स एंड रेस्ट रूम। जो भी रेस्ट रूम्स है वहाँ पे लाइटिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, और लंच रूम भी वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 48 बोलता है क्रैचेस रिक्वायर्ड। ये स्पेशली वुमेन वर्कर्स के लिए है, यानी वुमेन वर्कर्स के लिए ही है ये, जिसमें 30+ वुमेन वर्कर्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन है। यानी किसी भी फैक्ट्री में अगर 30+ वर्कर्स काम कर रहे हैं, सो ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस फैक्ट्री में एक क्रैचे बनाए जहाँ पे 6 साल से कम के बच्चे, अंडर 6 years old चाइल्ड्स, वो आके खेल सकते हैं और उनके खिलौने और सामान वहाँ पे प्रॉपर रखा हो, और एक ट्रेंड फीमेल अटेंडेंट भी होनी चाहिए जो उनकी प्रॉपर चाइल्ड केयर मैनेजमेंट कर सके जब उनकी मदर फैक्ट्री में काम कर रही हो। सेक्शन 49 बोलता है वेलफेयर ऑफिसर की। सो 500+ टोटल वर्कर्स की कंडीशन है वेलफेयर ऑफिसर के लिए। अगर किसी भी फैक्ट्री में मोर देन 500 टोटल वर्कर्स हैं, सो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हायर होने चाहिए जो कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में एक ब्रिज बनेंगे, और ये प्रॉपर करेंगे, ये मैनेज करेंगे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोविजंस। सेक्शन 49, उसके बाद सेक्शन 49 हो चुका है। सेक्शन 50 लास्ट ईयर, यह पावर टू मेक रूल्स। अब ये सारे, इससे हमने जो 41 से 49 तक हमने सारे क्या पढ़े, 42 से 49 ये हमने पढ़े थे सारे
वेलफेयर प्रोविजंस। अब इन वेलफेयर, ऐसा तो है नहीं कि यही प्रोविजंस हैं, इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट देने की बात आई तो वो वर्कर्स को दी नहीं जाएगी। तो सेक्शन 50 यही बात करता है कि इसके अलावा भी अगर कोई और एक्ट हैं जो वेलफेयर्स की, जो वर्कर्स के वेलफेयर्स को ध्यान में रख रहे हैं और इससे ज़्यादा बेनिफिट उनको दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि ये अगर फैक्ट्री एक्ट में ये प्रोविजंस डाल दिए हैं तो वो वाले जो फ़ायदे हैं वो वर्कर्स को नहीं मिलेंगे, है ना। सो जितनी भी इसके अलावा भी अगर कोई बेनिफिट्स हैं जो वर्कर्स को मिलने होंगे तो वो उनको मिलेंगे, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगा, ये जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है टू एक्सपेंड वेलफेयर प्रोविजंस इन फैक्ट्री सच एज कैंटीन, क्रैचेज एंड रेस्ट रूम। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि अगर जो मिनिमम कंडीशंस है कि 250 से ज़्यादा वर्कर्स हो तो तभी कैंटीन मिलेगी, 30 वुमेन वर्कर्स हैं तो क्रैचे फैसिलिटी मिलेगी। सो अगर 30 वर्कर्स से कम भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट चाहे सो सेक्शन 50 के अंदर वो क्या कर सकती है, क्रैचे फैसिलिटी का ऑक्यूपायर को डायरेक्ट कर सकती है कि तुम इनको खोलो। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स यानी 18+ वर्कर्स जिनकी एज 18+ है, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वर्किंग आवर्स, ये सेक्शन 51 से सेक्शन 66 तक चलते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर बताएंगे कि वर्कर को आके कितने घंटे काम करना है, ओवर टाइम वेजेस क्या होंगी, ओवर टाइम आवर्स क्या होंगे, वीकली ओवर टाइम क्या होगा, वीकली आवर्स क्या होंगे, डिटेल में इसको बताएंगे। तो सेक्शन 51 जो है मैक्सिमम वीकली आवर्स। सो कोई भी वर्कर जो है उसको तुम हफ्ते में 48 आवर्स इन अ वीक, इससे ज़्यादा का काम नहीं करा सकते। ये नॉर्मल मैक्सिमम वीकली आवर्स हैं, ठीक है, विदाउट एनी ओवर टाइम। ये नॉर्मल मैक्सिमम वीकली आवर्स हैं, 48 आवर्स पर वीक, ये लिमिट है। सेक्शन 52 बात करता है 51 में काम तो करवा लिया पूरे हफ्ते, 52 में अब छुट्टी की बात आ गई। इसमें बोला गया है कि हर 7 डेज में एक वीकली हॉलीडे मिलना जरूरी है और आमतौर पर छुट्टी जो होती है संडे को ही होती है ना। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ अ वीक संडे होता है, बिकॉज सैटरडे से शुरू होता है, सैटरडे मिडनाइट से पहला दिन शुरू होता है फैक्ट्री में, कैलेंडर उसकी डेफिनेशन में, ठीक है, डे की डेफिनेशन में सैटरडे मिडनाइट से पहला दिन शुरू होता है। तो नॉर्मली संडे जो होगा फर्स्ट डे ऑफ अ वीक वो छुट्टी होगी। और ऑक्यूपाइड चाहे तो संडे के अलावा भी किसी और दिन छुट्टी दे सकता है, बस उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा इंस्पेक्टर को, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूटेड हॉलीडे है वो या तो संडे से 3 दिन पहले होनी चाहिए या फिर संडे से 3 दिन बाद, या तो संडे के 3 दिन बाद वो छुट्टी दे दो या फिर संडे से 3 दिन पहले। और 10 दिन से ज़्यादा लगातार काम नहीं करवा सकता वर्कर से, है ना। कोई भी ऑक्यूपाइड जो है उसको 10 दिन तक अगर उसने लगातार काम करवा लिया तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम 10 डेज का टाइम है। सेक्शन 53 बात करता है कंपेंसेटरी हॉलीडे की। अब व्हेन अ वर्कर इज डिप्राइव्ड ऑफ देयर वीकली हॉलीडे, ठीक है, अगर उसकी वीकली ऑफ के दिन हमने किसी इमरजेंसी के कारण उसको ऑफिस में बुला लिया, उससे काम करवा लिया, सो ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंपेंसेटरी हॉलीडे देंगे। कब? या तो उसी महीने में दे दें या फिर विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। और ये जो कंपेंसेटरी हॉलीडे का है इसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और जब भी इंस्पेक्टर उसको मांगे, इंस्पेक्टर अगर विजिट पे आया और वो कंपेंसेटरी हॉलीडे का रजिस्टर मांग रहा है तो उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 44 बोलता है डेली आवर्स लिमिट। वीकली आवर्स तो हमने पढ़ लिया, वीकली आवर्स कितना था? 48 आवर्स, ठीक है। अब सेक्शन 54 में बोला गया है डेली वर्किंग आवर्स। सो ये 9 आवर्स पर डे से ज़्यादा हम वर्कर से काम नहीं करा सकते। और अगर हाँ, चीफ इंस्पेक्टर जो स्टेट का इंस्पेक्टर है उसके हाथ में पावर दी गई है कि वो इन आवर्स को बढ़ा सकता है ना। कभी ऐसी ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट आ गई कि मशीन पे काम करना है एक्स्ट्रा, या फिर कोई मशीन ख़राब हो गई है और वहाँ पे जो उसका जो आइडिया है वो उसी वर्कर को है, तो स्पेशल केसेस में चीफ इंस्पेक्टर उसको टाइम लिमिट को आगे कम ज़्यादा कर सकता है। सेक्शन 55 में मैंडेटरी रेस्ट इंटरवल्स, यानी हर 5 आवर्स के काम के बाद हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल देना ज़रूरी है। और ये रेस्ट इंटरवल देना इतनी बड़ी चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको रिलैक्स कर सकता है मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो कह सकता है कि 5 आवर्स रहने दो यार, थोड़ा ज़्यादा काम कर लो, लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स से ज़्यादा वो भी नहीं कह सकता, ठीक है। 5 आवर्स के बाद हाफ एन आवर का रेस्ट देना है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड करके 6 आवर्स कर सकता है। सेक्शन 56 बात करता है स्प्रेड ओवर लिमिट्स की। सो जो एडल्ट वर्कर्स होते हैं, जो 18+ वर्कर्स हैं, वो 10.5 घंटे पर एक दिन में काम कर सकते हैं, है ना। 9 आवर्स तो नॉर्मली है, लेकिन स्प्रेड ओवर लिमिट्स होता है कि इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल, जैसे हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल देना कंपलसरी था 5 आवर्स के बाद, तो 9 आवर्स की ड्यूटी हो गई प्लस हाफ एन आवर वो,
सो ऐसे करके वो एक्सटेंड करके मैक्स कितना कर सकता है, स्प्रेड ओवर 10.5 घंटे पर आवर, ठीक है। ये स्प्रेड ओवर लिमिट्स, कोई भी ऑक्यूपायर के हाथ में है पावर, 10.5 घंटे तक काम कराने की पावर ऑक्यूपायर के हाथ में है। और चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो इसको बढ़ा के 12 घंटे भी कर सकता है फॉर स्पेशल केसेस। आप समझ रहे हैं, 9 आवर्स जो है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है पर डे, 10.5 घंटे जो हैं वो इंक्लूडिंग रेस्ट टाइम, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 9 आवर्स तो डेली था प्लस हाफ एन आवर का रेस्ट टाइम था, तो ये तो 9.5 घंटे ही हुआ। ये 10.5 घंटे जो हैं इसमें इंक्लूडिंग ऑक्यूपायर अगर बोले किसी दिन कि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लो, सो ऑक्यूपायर की पावर को भी जोड़ के इसमें बोला गया है कि 10.5 घंटे पर डे। और अगर चीफ इंस्पेक्टर की पावर इसमें जोड़ दी जाए तो 12 आवर्स पर डे स्पेसिफिक केसेस में। 57 में बोला गया है नाइट शिफ्ट कैलकुलेशंस। तो कोई भी वर्कर क्या होता है कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, उसकी शाम 6 बजे से उसकी शिफ्ट शुरू हो रही है सुबह 6 बजे तक, तो उसको 24 आवर्स के बाद ही दूसरी शिफ्ट में बुलाया जा सकता है ना, 24 आवर्स के बाद, बिगिनिंग फ्रॉम द टाइम देयर शिफ्ट स्टार्ट, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सेक्शन 59 आता है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। सो कोई भी वर्कर अगर 9 आवर्स पर डे, जो नॉर्मल टाइम था उसका 9 आवर्स पर डे या फिर 48 आवर्स पर वीक, ठीक है, इसके अलावा अगर काम करता है तो उसको ओवर टाइम वेजेस देनी पड़ेंगी, जो कि क्या होंगी, ट्वाइस ऑफ दी ऑर्डिनरी वेजेस, दुगनी होंगी। ऑर्डिनरी वेजेस में क्या इंक्लूड होगा, बेसिक वेजेस प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या होगा, इसमें HRA अलाउंस भी या फिर इस तरीके के अलाउंस जो भी है वो काउंट होंगे। और इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा बोनस, ओवर टाइम, एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन। ये ऑर्डिनरी रेट की जो डेफिनेशन है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा जब हम उसको ओवर टाइम वेज कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 60 बात करता है डबल एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन। सो कोई भी वर्कर जो है वो अगर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो दूसरी फैक्ट्री में जाके सेम डे काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है कि वो वेरीफाई करेगा कि जब वो उसके पास नौकरी के लिए आएगा कि ये कहीं और तो काम नहीं कर रहा है सेम टाइम में। वैसे अब ये प्रोविजंस जब से EPFO ने इसको काफ़ी इजी कर दिया है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर आ रहा है तो उसको PF पोर्टल में रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो उसको जब UN नंबर दिया जाएगा तो उसमें उसकी प्रीवियस एम्प्लॉय हिस्ट्री आ जाएगी सामने। उसने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो इसकी, उसने कहाँ कहाँ काम किया था, कितने टाइम काम किया था, वो सारी हिस्ट्री जब वो UN नंबर क्रिएट करेगा तो उसकी पुरानी सारी स्टैब्लिशमेंट्स की वो इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। और UN नंबर इज़ अ 12 डिजिट नंबर। सेक्शन 61 बोलता है नोटिस ऑफ वर्क पीरियड। सो फैक्ट्री हो, जो भी फैक्ट्री है उसको क्या होगा कि अब एक नोटिस लगा के रखना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री में, वहाँ पे जहाँ पे सारे वर्कर्स उसको देख पाए, उनके आने जाने की जगह में वो होना चाहिए, जहाँ पे उनके पीरियड ऑफ वर्क के बारे में लिखा हो, उनके शिफ्ट टाइमिंग्स के बारे में लिखा हो। और ये जो नोटिस है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर। और जो वर्कर्स हैं वो उन्हीं प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में ही काम करेंगे। और इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अलावा अगर ऊपर नीचे काम करवाया जा रहा है बिना ओवर टाइम वेजेस दिए, सो वो इस एक्ट्स को वायलेट करेगा। सेक्शन 62 बोलता है रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स। सो जो भी फैक्ट्री है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्टर मेंटेन करेगी, जहाँ पे उसमें जो भी एडल्ट वर्कर्स यानी 18+ वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके नाम हो, ठीक है, वो क्या काम करते हैं वो लिखा हो, वो कौन से ग्रुप में, लाइक ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, उनकी अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग्स होती हैं, सो उसका भी जिक्र उसमें होना चाहिए। और इंस्पेक्टर के पास तो सारे रजिस्टर्स को चेक करने की राइट है, सो ये भी उनमें से एक है। और ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, हाँ, क्योंकि इसमें फैक्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन है। नाउ सेक्शन 63 बोलता है आवर्स करस्पॉन्डेंस। नो वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड अदर देन इन अकॉर्डेंस विद द नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क एंड रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स। सिंपल सी बात है, ऊपर हमने ये चीज़ कवर कर ली है कि जो भी उसका पीरियड ऑफ वर्क है कि जैसे उसकी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की शिफ्ट है, सो 2 बजे के बाद 2 बजे तक की उसको 6 से 2 के बीच में ही काम करना है। और उसका जो नाम होना चाहिए वो रजिस्टर में प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसी में वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात किया है कि एम्प्लॉयर्स मस्ट इंश्योर दैट एक्चुअल वर्किंग आवर्स करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद द अप्रूव्ड नोटिसेज। ऐसा ना हो कि अप्रूव नोटिस में उसको 6 से 2 की शिफ्ट है और वो 2 बजे के बाद या फिर नाइट शिफ्ट में आके काम कर रहा है ना, क्योंकि ये उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है, एम्प्लॉयर की अकाउंटेबिलिटी है।
अगर 6 से 2 के बीच में उसकी शिफ्ट है और वो रात को आके मशीन में काम कर रहा है, रात की शिफ्ट में काम कर रहा है बिना बताए, है ना, और कोई एक्सीडेंट उसके पास हो जाता है उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, सो वहाँ पे एम्प्लॉयर अकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन अलाइनमेंट, ऑल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट अलाइन विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी जब भी हम उसको नौकरी में रख रहे हैं, और वो एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस होनी चाहिए फॉर वर्कर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब आती है गवर्नमेंट एग्जेम्पशन पावर्स। सो सेक्शन 64 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कुछ रूल्स को, यानी किन्हीं केसेस में इन सेक्शंस को मतलब रोक सकते हैं, यानी किसी भी फैक्ट्री में इन सेक्शंस को लगने से एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। ये सेक्शंस किन किन से लेके हैं, ये डेली वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ, है ना, ओवर टाइम आवर्स, ये सारी कंडीशंस को लेके हैं। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो तुम्हारी दिन के वर्किंग आवर्स, छुट्टी, इन सारी चीज़ों को भी एग्जाम्प्ट कर सकती है। कब? जब भी कोई, या तो कोई अर्जेंट रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो, फैक्ट्री में कोई मशीन का काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट मशीन ख़राब हो रखी है, और उसका जो मेन जो वर्कर है जो उस मशीन में काम करता है, सो वो मशीन में काम 18 घंटे चलना है, उसको सही होना है, तो वर्कर को वहाँ पे वो कह सकते हैं कि तुम खड़े होकर इसको देखो। और प्रिपरेटरी वर्क फॉर ऑपरेशन, इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री मानो 6 बजे से शुरू होती है। अब उस फैक्ट्री का सेटअप या फिर उसकी प्रोसेसिंग ऐसी है कि उसमें जो काम होना है उसके लिए इनिशियल 3 घंटे, यानी 6 बजे तो मशीन शुरू होगी, उससे पहले के जो 3 घंटे हैं उसमें रॉ मटेरियल को तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसे केसेस में इंटरमिटेंट वर्क रिक्वायरमेंट्स, यानी कोई सीजनल इंडस्ट्री टाइप है कि 6 महीने काम है, 6 महीने छुट्टी है, तो ऐसे केसेस में कंटिन्यूस प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड। अब बड़ी बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे लाखों की मशीन्स होती हैं, और वो ऐसी मशीन से उनको रोकने का खर्चा, यानी अगर एक बार उस मशीन को बंद करना है तो उसको रोकने का खर्चा लाखों में होता है, इन लैक्स में होता है उनको रोकने का खर्चा। तो मशीन्स कभी बंद नहीं होती हैं। सो वहाँ पे बस वर्कर की शिफ्ट टाइमिंग चेंज होती रहती है, दिन में कोई फिर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में दूसरा वर्कर आएगा और मशीन्स चलती रहेंगी। सो वर्क ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कंडीशंस एंड मैक्सिमम लिमिट्स कैन बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर वर्कर प्रोटेक्शन। आखिरी में ये बात बोल दी है कि भाई इतना भी मत बढ़ा देना कि उसकी वर्कर के जो प्रोटेक्शन है या फिर उसकी हेल्थ को या फिर उसकी जान को खतरा हो जाए। सेक्शन 65 में एग्जाम्प्टिंग ऑर्डर्स की बात करी है। स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर्स में ग्रांट एग्जम्पशंस बाय रिटन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक वर्कर्स विद स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में पावर है एग्जम्पशन देने की कि मैक्सिमम आवर्स उसे कितना काम करना है, डेली कितना करना है। सो वो 60 आवर्स पर वीक, है ना। नॉर्मल केस में कितना था, 48 आवर्स पर वीक, यानी 48 आवर्स पर वीक था, यानी 12 घंटे एक्स्ट्रा। 60 आवर्स पर वीक स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर, बहुत ही रेयर केसेस में ये चीज़ होती है। आप देख सकते हैं कि 60 आवर्स पर वीक वाली कंडीशन लगाना इतना आसान नहीं है। ये या तो ग्रांट की जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इमरजेंसी या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी है। सो ऐसे केसेस में ही ये मैक्सिमम आवर्स स्टेट गवर्नमेंट, और ये पावर किसके हाथ में, ध्यान रखना इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर के हाथ में ये पावर है, ठीक है। 60 आवर्स पर वीक वो कर सकती है। डेली लिमिट वो 12 घंटे कर सकती है, जो 9 घंटे 9 आवर्स से बढ़ा के 12 आवर्स कर सकती है। स्प्रेड आवर्स 13 आवर्स कर सकती है। नॉर्मली 10.5 आवर्स था, इसको इंक्रीज करके 13 आवर्स पर डे वो कर सकती है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, बिकॉज ओवर टाइम जो है 75 आवर्स पर क्वार्टर से ज़्यादा नहीं करा सकती, पर क्वार्टर से ज़्यादा, समझ रहे हो। यानी हर 3 मंथ्स में, 3 महीने में 75 आवर्स से ज़्यादा का ओवर टाइम किसी भी केस में वर्कर से नहीं कराया जा सकता। और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपायर की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट, यानी मैक्सिमम 75 आवर्स ही काम करा सकते हैं हम उससे, वो भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। सेक्शन 66 बात करता है एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस। सो एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर होंगी, वुमेन वर्कर्स के ऊपर, है ना। क्योंकि फैक्ट्रीज में क्या होता है कि जैसे रात के शिफ्ट में मेंसी जो मेल वर्कर्स हैं वही काम करते हैं, क्योंकि वुमेन्स के लिए सेफ भी नहीं है ना। सो इसमें बोला गया है कि 6 AM से लेके 7 PM तक तो करा सकते हैं। ये तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, इसके लिए कोई रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, इतने में तो ऑक्यूपायर आसानी से करा सकता है, ठीक है। लेकिन 10 बजे से 5 बजे के बीच में तो स्ट्रिक्टली नो है, करा ही नहीं सकते।
और 6 AM से 7 PM के बीच में कराना है, और 7 से 10 के बीच में जो टाइम है उसमें हाँ परमिशेबल आवर्स हैं, करा सकते हैं, लेकिन है ना ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। मॉडर्न एडेप्टेशंस, अब कुछ अमेंडमेंट्स के बाद क्या हुआ है कि जैसे हम देखेंगे जो IT सेक्टर है वहाँ पे तो वुमेन्स नाइट शिफ्ट में काम करती हैं। हम ये जब एक्ट की बात कर रहे हैं ये फैक्ट्री एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक IT सेक्टर और BPO इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे वुमेन वर्कर्स नाइट में काम कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर नाइट में अगर उसको कोई कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, और जो कैब आ रही है उसमें एक गार्ड का होना कंपलसरी है। ये निकल लिया 51 to 66। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, ये सेक्शन 67 to 77 में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। सो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है सेक्शन 67 सॉरी, हम सेक्शन 67 to 77 हमें इनको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। एक एक सेक्शंस याद करना टफ भी है और सही भी नहीं है, क्योंकि बिकॉज उसका आउटपुट रेट बहुत कम है। इतने सारे एक्टर लेवल लॉज में अगर आप हर किसी के एक एक सेक्शंस याद करने लग गए सो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका फ़ायदा भी नहीं है। सो आप क्या करो कि आप ब्रैकेट्स में याद कर लो कि 67 से 77 जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस को लेके हैं। सो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करता है सेक्शन 67। इससे बोला गया है कि 14 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं उनको किसी भी केस में, यानी उनका एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है फैक्ट्रीज में काम करना। बिलो 14 ईयर्स नो, नेवर, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है, डायरेक्टली ये रिफ्लेक्ट करता है आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ स्ट्रिक्टली मेंशन करी गई है। सो नो एक्सेप्शंस इसमें कोई मनाही नहीं है, 14 साल से नीचे हम काम नहीं करा सकते। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो ज़रूर हैं, बट वो जैसे मीडिया इंडस्ट्रीज़ में कोई जैसे कोई सीरियल्स हैं, TV इंडस्ट्री है या फिर कोई मूवी है, यहाँ पे कराते हैं तो वो एक अलग से उनकी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्री की बात चल रही है तो फैक्ट्री में तो किसी भी केस में नहीं करा सकते। सेक्शन 68 में बात करते हैं हम सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर यंग वर्कर्स। ये जो यंग वर्कर्स हैं ये बिलो 18, ठीक है, 18 साल से कम वाले जो हैं उनको हम यंग वर्कर्स बोलते हैं। सो उनको क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा, एवरी यंग पर्सन मस्ट कैरी अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। हमने पहले पढ़ा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। 18 साल से कम के वर्कर को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कैरी करना इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको सर्टिफाइंग सर्जन जो होता है वो उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। वर्किंग आवर्स में उसको लेके आना है। मेडिकल एग्जामिनेशन, एडोलसेंट्स मस्ट ऑब्टेन फिटनेस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम सर्टिफाइड सर्जन्स। एडोलसेंट्स मीन्स 15 to 18 एज के जो हैं, ठीक है। 18 से कम तो सारे यंग पर्सनस हो गए, ठीक है। 15 to 18 जो है उनको हम एडोलसेंट्स बोलते हैं। तो उनको भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना है हर दिन फैक्ट्री में। सर्टिफाइंग सर्जन्स जो देगा जिसमें लिखा होगा कि हाँ वो फिट टू वर्क है। सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 12 मंथ्स की होती है। ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है और उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। कंप्लाइंस कंसिक्वेंस, इफ सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल, अब मान लो कोई अगर 17 साल का कोई वर्कर है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक्ट के हिसाब से उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उसको सर्टिफाइंग सर्जन प्रोवाइड करेगा। बट इनकेस अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है सो दैट एडोलसेंट विल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड एंड देयरफॉर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फैक्ट्री वर्क। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रेमवर्क, सेक्शन 69 बात करता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस की। सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे मिलेगा सर्टिफिकेशन। अब कोई 17 साल का बच्चा गया, 17 साल का वर्कर गया, ठीक है, कोई है जो 17 साल का एडोलसेंट है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने गया किसके पास, सर्टिफाइंग सर्जन के पास। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने उसको देखा ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक और हाथ में एक सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया, नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा उसमें। इसमें साफ साफ बोला है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है और सर्टिफिकेट जो होगा वो प्रूफ करेगा कि हाँ ये फैक्ट्री वर्क में काम करने के लिए फिट है। क्योंकि विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट अगर कोई ऑक्यूपायर फैक्ट्री में 18 साल से बच्चे से काम करवा रहा है और ना चाहते हुए उसके साथ कोई अगर हादसा हो गया तो ऑक्यूपायर के तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो इसलिए वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी हमने बता दिया 12 मंथ्स की है, रिन्यूएबल अपॉन री एग्जामिनेशन। और ऐसे किसी
ऐसे किसी सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेशन के लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी, है ना, अगर कोई अप्लाई करता है 18 ईयर से कम का वर्कर, तो उसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कौन पे करेगा? वर्कर पे नहीं करेगा, ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पे करेगा उस फीस को। अब लीगल इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेशन सेक्शन 70 में आता है, वैलिड सर्टिफिकेट होल्डर, एन एडोलसेंट विद अ वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट इज डीम्ड टू बी एन एडल्ट फॉर वर्किंग आवर्स एंड प्रोविजंस एप्लीकेशंस। कितना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगर मान लो अगर कोई एडोलसेंट है यानी 15 से 18 साल का है, अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? चाइल्ड ही तो है, है ना। द एडोलसेंट इज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड अगर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है तो हम उसको क्या मानेंगे? एडल्ट। यानी एक सर्टिफिकेट उसके टोटल टाइप ऑफ वर्क को, उसके नेचर ऑफ वर्क को, या फिर वो किस तरीके का काम करेगा और फैक्ट्री एक्ट 1948 में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसकी पूरी परिभाषा को बदल देगा बस एक सर्टिफिकेट। अगर है तो एडल्ट, नहीं है तो चाइल्ड। रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, अब कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में पाया गया कि ये कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए इसकी अभी बॉडी टाइप वैसा नहीं है और ये सही सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, सो उस केस में सर्टिफिकेट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो लिख देगा। और ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडोलसेंट सिर्फ वही स्पेसिफाइड काम में ही काम कर रहा है, उसके अलावा कुछ अलग काम नहीं कर रहा है। नो सर्टिफिकेट तो ये हमने बात कर ली है, द एडोलसेंट इज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड और वो फैक्ट्री वर्क में उसको काम नहीं करा सकते। सेक्शन 71 जो है वो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिटेशंस की बात करता है। जो चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस कौन है? 14 to 15 ईयर्स विद सर्टिफिकेट, है ना, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था इसमें। जो चिल्ड्रंस हैं वो जो इसमें 14 to 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं वो 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते पर डे विद सर्टिफिकेट। नाइट वर्क प्रोबेशन, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम इन 14 से 15 साल के वर्कर्स को काम नहीं करवा सकते। इन बच्चों को, वर्कर्स भी नहीं, ये बच्चे हैं, 14 से 15 साल के बच्चों को तुम पहले तो 4.5 घंटे से ज़्यादा दिन में काम नहीं करा सकते, और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम नहीं करा सकते। डबल एम्प्लॉयमेंट बैन है, जब एडल्ट्स का ही डबल एम्प्लॉयमेंट बैन है, एक टाइम में 2 फैक्ट्रीज़ में काम करना, तो चिल्ड्रंस की तो बात ही नहीं होती है। सो उनका भी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में सेम डे काम करना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मना है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट, सेक्शन 72 बात करता है वर्क पीरियड नोटिसेस। फैक्ट्रीज मस्ट डिस्प्ले सेपरेट नोटिसेस स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रंस शोइंग प्रिस्क्राइब्ड वर्क पीरियड, ठीक है, एंड चिल्ड्रन कैन नॉट वर्क आउटसाइड दिस क्लियरली डिफाइंड आवर्स। ठीक है, मतलब जो भी फैक्ट्री है वहाँ पे स्पेसिफाइड आवर्स होने चाहिए कि ये है जैसे 12 से 4 बजे तक ये काम करेंगे, है ना, एक शिफ्ट बनाई गई है, ये बच्चे का, ये चिल्ड्रंस काम करेंगे, सो वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। और ये पूरी जिम्मेदारी है ऑक्यूपायर की कि इसके अलावा या फिर इससे ज़्यादा काम उस बच्चे से कराया नहीं जा रहा है। चाइल्ड वर्कर रजिस्टर, सो एक रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है ना, एक चाइल्ड वर्कर रजिस्टर जिसमें बच्चे का नाम और उसकी उम्र लिखी हो, वो किस तरीके का काम करता है वो उसमें लिखा हो, सर्टिफिकेट डिटेल्स भी हो, ठीक है, कि वो सर्टिफिकेट उसको कब प्रोवाइड किया गया था और उसकी वैलिडिटी कितनी है। आमतौर पर वैलिडिटी कितनी होती है? 12 मंथ्स होती है। और इंस्पेक्शन तो यार, है ना, कभी भी अगर इंस्पेक्टर एग्जामिन करने आए तो उसको वो आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। कंप्लाइंस एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स, सेक्शन 74 बात करता है नोटिस कंप्लाइंस, यानी चाइल्ड वर्कर्स कैन ओनली बी एम्प्लॉयड इन अकॉर्डेंस विद डिस्प्लेड नोटिसेस एंड मेंटेन्ड रजिस्टर्स इंश्योरिंग लीगल कंप्लाइंस एंड प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। ये जो हम कह रहे हैं कि बच्चों से काम कराया जा रहा है फैक्ट्री में, रजिस्टर मेंटेन करना है ना, और चाइल्ड वर्कर्स की जो शिफ्ट है वो इनका नेचर ऑफ वर्क, सारी चीज़ें उसका जो नोटिस है वो डिस्प्ले करना है फैक्ट्री में, रजिस्टर मेंटेन करने हैं। ये एक तरीके का लीगल कंप्लाइंस है, कोई मॉरल कंप्लाइंस नहीं है कि अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलो गलती होगी छोड़ दिया जाएगा। लीगल एक्शंस हो सकते हैं अगर इसको फॉलो नहीं किया तो। और क्या है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है कुल मिला के। सेक्शन 75 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन पावर। सो Inspectors may require medical examination of any young person if they appear under 18 or if fitness doubt exists, ठीक है। यानी इंस्पेक्टर अब मान लो फैक्ट्री के अंदर आया और उसने देखा कि यार
जो ऑक्यूपायर है वो बोल रहा है कि ये 18 साल से ऊपर है, लेकिन उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है और उसकी फिजिकल बीइंग देख के लग रहा है कि वो 18 साल से कम है ना। सो इंस्पेक्टर के हाथ में पावर है सेक्शन 75 के अंदर कि वो बोल सकता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ दोबारा, और जब तक वो फिट नहीं होता, जब तक वो सर्टिफाई नहीं कर देता सर्टिफाइंग सर्जन की ये फिट है काम करने के लिए, उसका एम्प्लॉयमेंट जो है रोका जा सकता है वहाँ पे फैक्ट्री में। सेक्शन 76 बात करता है सर्टिफिकेशन रूल्स की, ठीक है, यानी सर्टिफिकेशन रूल्स की क्या। अब जो सर्टिफाइंग सर्जन है ना, इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि उसकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उनके एरियाज़ क्या होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे स्टेट के लिए एक ही सर्टिफाइंग सर्जन होगा। सो डिफरेंट एरियाज़ के लिए जो सर्जन्स होंगे उनकी लिस्ट बनाना और स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेट फॉर्म्स, ठीक है, जो भी मतलब एडोलसेंट्स या फिर जो भी यंग पर्सन जो हैं फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, सो उनका जो सर्टिफिकेशन फॉर्म्स होगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगा। सेक्शन 77 बात करता है एडिशनल प्रोविजंस की, यानी स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू मेक एडिशनल रूल्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर यंग वर्कर्स वेलफेयर। ये जो पूरा सेक्शन था ऊपर से, है ना, 67 से लेके 77 तक, कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था? यंग पर्सनस वाला 67 से लेके 77 तक। ये किसके लिए था? यंग पर्सनस के लिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने जितने भी सेक्शंस कवर किए 67 to 77 सारे के सारे 18 ईयर्स से कम के वर्कर्स के लिए थे। सो ये यंग पर्सनस के लिए सारे सेक्शंस थे, ठीक है ना। सो ये सारे एडिशनल प्रोविजंस थे, और इनके वेलफेयर के लिए, यंग पर्सनस के वेलफेयर के लिए आगे भी अगर कोई अलग प्रोविजंस बनाने हैं, है ना, सो वो पावर किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। सो यहाँ पे हमने सेक्शन 77 तक कवर कर लिया है। बिकॉज वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही है, मैंने सोचा था कि हम इसी वीडियो में पार्ट 2 में ही पूरे फैक्ट्री एक्ट को कवर कर देंगे, बट एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। सो इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम रेस्ट ऑफ द सेक्शंस को कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सीधे नेक्स्ट लेबर लॉज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप इससे पहले के सारे सेक्शंस, यानी फर्स्ट वीडियो में 1 to 40 और इसमें 41 to 77, इन सारे सेक्शंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि ये आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूलें ना, और आसानी से जब आप पेपर देने जाएं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। बिकॉज पेपर की डेट काफ़ी नज़दीक है, 30 नवंबर 2025, और सिलेबस काफ़ी लंबा है। इसका जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है, और एग्ज़ाम भी अब लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले 2016 में हुआ था, उसके बाद वैकेंसीज जो आई थी 2021 में आई थी, है ना, तो उससे काफ़ी लंबा गैप था। लेकिन अब क्या है कि 2023 में भी आया था, उसके बाद अभी भी 2025 में आ चुका है। सो बच्चे भी लगातार अवेयर हो रहे हैं। सो इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। सो आप अपनी तैयारी भी उसी स्तर की रखें, बिकॉज पिछली बार का अगर आप ईओ एओ का एग्ज़ाम देखेंगे, है ना, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था ईओ एओ का, आप उसका पेपर देखिए, और उससे पहले जो 2021 में हुआ था आप उसका पेपर देखिए, आपको धरती आसमान का अंतर आ जाएगा। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे गए थे वो कहीं से भी कहीं तक बेसिक या फिर सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। वो सारे, वो मतलब प्रॉपर, अगर आपने एक्ट को सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ा हुआ है तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। आप वो पेपर जाके देख सकते हैं। सो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, मेहनत से तैयारी करेंगे, और कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली उसको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम एंड बाय।